वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। 10 मिनट सो रोजाना सुबह 7 बजे आपको मिलता है मंडे टू सैटरडे। इसमें हम लोग चर्चा करते हैं इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन पर चाय की चुस्कियों के साथ। इस 10 मिनट में आप सीखते हैं ढेर सारे फैक्ट और ढेर सारे कॉन्सेप्ट। आई होप आप सभी इस सेशन को एंजॉय करते होंगे। अगर आपको अच्छा लगता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करिए और साथ साथ अपने दोस्तों के मध्य से शेयर भी किया करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला सवाल आपका स्क्रीन पर है। सवालों के माध्यम से हम ढेर सारे फैक्ट सीखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, सवाल थोड़े कम होते हैं, 3 ही सवाल डिस्कस हो पाते हैं क्योंकि समय का अभाव रहता है। लेकिन इन 3 सवालों में बहुत सारी ऐसी बातें जो सवाल के आसपास की होती हैं, बहुत सारे ऐसे डायमेंशंस कवर होते हैं जो आपकी आगामी परीक्षा के लिए उपयोगी हैं, 12 अक्टूबर की परीक्षा के लिए उपयोगी हैं। ठीक है, तो चलिए पहला सवाल आपका एडवोकेट जनरल से रिलेटेड है। लिखा हुआ है महाधिवक्ता। आपको निम्न कथनों पर विचार करना है और इसमें राइट स्टेटमेंट चूज करना है, यानी सत्य कथन इसमें आपको बताना है। ठीक है, महाधिवक्ता को विधानसभा में बोलने का अधिकार है, परंतु उसे मतदान का अधिकार नहीं होता है। वह राष्ट्रपति के प्लेजर पे पोस्ट होल्ड करता है, यानी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद। लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। यहाँ बात एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट की है। ऑलवेज रिमेंबर मेरे प्यारे भाइयों, महाधिवक्ता राज्य सरकार का वकील होता है। जैसे केंद्र में हम लोगों ने पिछले कुछ वीडियोज में पढ़ा था कि महान्यायवादी केंद्र सरकार का वकील है, वैसे ही महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल राज्य सरकार का वकील होता है। वो राज्य सरकार को विधिक सलाह देता है, राज्य सरकार का लीगल एडवाइजर होता है। ऐसे काम जो उसे राज्यपाल के द्वारा या कानून के द्वारा या संविधान के द्वारा दिए जाएं, वो सारे के सारे कार्यों को करता है। साथ ही साथ 165 के तहत, अनुच्छेद 165 के तहत, अंडर आर्टिकल 165 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, महाधिवक्ता एक संवैधानिक निकाय है। अनुच्छेद 165 के तहत यह एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, यानी यह एक संवैधानिक निकाय है। संवैधानिक निकाय का अर्थ ये होता है कि ऐसी बॉडी जिसका उल्लेख संविधान में किया गया होता है उसे हम संवैधानिक निकाय या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहते हैं। साथ ही साथ ये स्टेट गवर्नमेंट का लीगल एडवाइजर होता है, यानी राज्य सरकार का विधिक सलाहकार होता है। ठीक है, और महाधिवक्ता की यदि आप अपॉइंटमेंट की बात करें तो इसे किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है भैया? तो इसे गवर्नर के द्वारा अपॉइंट किया जाता है और गवर्नर के ही प्लेजर पे ये पोस्ट होल्ड करता है, यानी राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, यानी गवर्नर के प्लेजर पे पोस्ट होल्ड करता है। इसका मतलब ये है कि इसका कोई भी निश्चित कार्यकाल नहीं होता है। जहां पर प्लेजर लगा है, डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर का यही मतलब होता है कि जहां पर प्रसाद पर्यंत लगा होता है वहां कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है। ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। राज्यपाल जब चाहे इसे नियुक्त करे, राज्यपाल जब चाहे इसे हटा दे। और हमेशा ध्यान रखिएगा कि राज्यपाल अपने विवेक से निर्णय नहीं लेता है। राज्यपाल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पर निर्णय लेता है, यानी मंत्रिपरिषद की सलाह पर यह निर्णय लेता है। तो सबसे पहला बात, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, 165 के तहत आर्टिकल 165 में मेंशन है। दूसरी बात, इसका कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है, गवर्नर के द्वारा अपॉइंट होता है और गवर्नर के प्लेजर पे पोस्ट होल्ड करता है। तीसरी बात, ऐसा व्यक्ति जो हाईकोर्ट का जज बनने के योग्य हो, ध्यान रखिएगा, ऐसा व्यक्ति जो हाई कोर्ट का जज बनने के योग्य हो, ठीक है, वही एडवोकेट जनरल बन सकता है। एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, दैट मीन्स महाधिवक्ता, हाई कोर्ट का जज बनने की योग्यता रखता हो। अटॉर्नी जनरल के लिए हम लोगों ने पढ़ा है कि जो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की योग्यता रखता हो और यह हाई कोर्ट का जज बनने की योग्यता रखता हो। ध्यान रखिएगा कि यह व्यक्ति विधानमंडल की कार्यवाही में, यानी लेजिस्लेचर की प्रोसीडिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है, बोल सकता है, बैठ सकता है, लेकिन वोट नहीं दे सकता क्योंकि मेंबर नहीं है। जो विशेषाधिकार, जो प्रिविलेज विधायकों को मिलते हैं वही प्रिविलेज इसको भी मिलते हैं, यानी महाधिवक्ता को भी मिलते हैं। महाधिवक्ता एक ऐसा पद है जो कि सरकारी कर्मचारी की श्रेणी में नहीं आता, यानी फुल रोल एम्प्लॉय नहीं है, पूर्णकालिक कर्मचारी नहीं है। पूर्णकालिक कर्मचारी नहीं है तो निजी वकालत भी कर सकता है, बट विद सम लिमिटेशन, कुछ सीमाओं के साथ वो निजी वकालत भी कर सकता है। ठीक है, चलिए सवाल पर आते हैं। तो सवाल कह रहा है कि इसे विधानसभा में बोलने का अधिकार है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, विधानसभा में बोलने का अधिकार है ना। मतदान का अधिकार नहीं होता है, ये भी ठीक है कि उसे मतदान का कोई भी अधिकार नहीं होता है। राष्ट्रपति, देखो अगर एजीआई की बात की जाए, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की बात की जाए, तब वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। यहाँ एडवोकेट जनरल की बात की जा रही है तो ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। कोई भी निश्चित कार्यकाल नहीं होता, राज्यपाल द्वारा अपॉइंट होता है और जब चाहे राज्यपाल इसे नियुक्त करे, जब चाहे इसे हटा दे। ठीक है, और एक बात और कि जो भी इसे पारिश्रमिक मिलता है, रेनमरेशन, वो गवर्नर के द्वारा ही डिसाइड किया जाता है, कोई भी फिक्स सैलरी भी इसकी नहीं है। तो राष्ट्रपति लिखा है इसलिए गलत हो जाएगा, फर्स्ट एंड सेकंड आपका क्या है, सही हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल भी आपका एडवोकेट जनरल से ही रिलेटेड है।
महाधिवक्ता उच्च न्यायालय में राज्य का प्रतिनिधित्व करता है, यानी स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। उसकी योग्यता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जैसी होनी चाहिए, ठीक है। उसका कार्यकाल संविधान में निश्चित किया गया। तो अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने क्या चर्चा की कि कोई कार्यकाल है क्या कॉन्स्टिट्यूशन में? नहीं, संविधान में कोई भी कार्यकाल निश्चित नहीं किया गया है, काट दो। योग्यता उच्च न्यायालय के, हाँ, जो हाईकोर्ट का जज बनने योग्य हो। और मेरे भाई हाईकोर्ट का जज कौन बन सकता है? सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए हाईकोर्ट का जज बनने के लिए। बॉर्न सिटीजन का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है, यानी पैदा हुए नागरिक का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। अगर बाद में भी किसी ने भारत की नागरिकता ली है तो भारत देश में किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट को होल्ड कर सकता है, यानी किसी भी संवैधानिक पद को धारण कर सकता है। भारत का नागरिक हो प्लस 10 ईयर यानी 10 साल या तो वकालत किया हो, 10 साल वकालत का अनुभव हो, या 10 साल जुडिशियल पोस्ट पर रहा हो, ठीक है। 10 साल एडवोकेसी या 10 साल किसी जुडिशियल पोस्ट पर न्यायिक पद पर रहा हो। इन दोनों में से कोई एक है ना, इन दोनों में से कोई एक अगर है और भारत का नागरिक है तो ऐसा व्यक्ति हाईकोर्ट का जज बन सकता है। और जो हाईकोर्ट का जज बन सकता है वो एडवोकेट जनरल बन सकता है। तो उसकी योग्यता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की जैसी होती है, ठीक है। महाधिवक्ता हाईकोर्ट में राज्य को रिप्रेजेंट करता है, हाँ, नॉट इवन हाईकोर्ट, अन्य न्यायालयों में भी वो स्टेट गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर सकता है, यानी राज्य सरकार का पक्ष रख सकता है, ठीक है। राज्य सरकार का पक्ष वो अन्य न्यायालयों में भी रख सकता है। तो पहला वाला सही हो जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा। तीसरा इसलिए गलत है क्योंकि संविधान में लिखा हो निश्चित नहीं, इसका कोई भी कार्यकाल निश्चित नहीं है, क्योंकि ये प्रसाद पर्यंत वाला पद है, ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, ठीक है। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? फर्स्ट एंड सेकंड आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। एक बात ध्यान रखिएगा, चलो आगे आते हैं। मुख्यमंत्री की नियुक्ति, हाँ, महाधिवक्ता से संबंधित यही ध्यान रखना था कि महाधिवक्ता से संबंधित जितनी भी बातें हैं जो फैक्चुअल दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, जो प्रीलिम्स में पूछी जा सकती हैं, वो सारी की सारी मैंने आपको बता दी, ठीक है। इससे संबंधित जो भी सवाल बनेंगे ऐसे ही बनेंगे, ठीक। अगला आपका, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, यानी चीफ मिनिस्टर जो है प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल करते हैं, ठीक है। यानी जो अदर मिनिस्टर्स हैं स्टेट में, उनकी नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल द्वारा होती है। तीसरा कह रहा है कि मंत्रिपरिषद विधानसभा को सलाह देती है, मंत्रिपरिषद लेजिस्लेटिव असेंबली को सलाह देती है। देखो, मंत्रिपरिषद राज्यों में यदि आप बात करें तो राज्यों में जो मंत्रियों का समूह है उसे आप मंत्रिपरिषद कहते हैं, है ना। अंडर आर्टिकल 163 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एक मंत्रिपरिषद होगी, एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी, और इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड कौन होगा? इसका हेड सीएम होगा, यानी मुख्यमंत्री होगा। और ये किसको सलाह देगी भैया? ये सलाह देगी राज्यपाल को, ठीक है। और राज्यपाल इन्हीं की सलाह के अनुसार कार्य करेगा, सिर्फ ऐसे कार्यों को छोड़कर जो उसको अपने विवेक से करने हैं। विवेक उसका बेटा नहीं है, विवेक का मतलब, हाँ, बिना मंत्रिपरिषद की सलाह पर। तो ऐसे कार्य जो राज्यपाल को अपने विवेक से, अपने डिस्क्रेशन से करने हैं, उसे छोड़कर बाकी सभी शक्तियों का प्रयोग राज्यपाल किसकी सलाह पर करेगा? मंत्रिपरिषद की सलाह पर करेगा। और मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन है? मुख्यमंत्री है। तो वास्तविक शक्तियां किसके पास गई? मुख्यमंत्री के पास गई, ठीक है। और नाम मात्र की राज्यपाल के पास गई, पहली बात। दूसरी बात, अब नियुक्ति पर आ जाते हैं। तो सीएम की नियुक्ति कौन? आर्टिकल 164 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सीधे सीधे कह रहा है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा, और उसी मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाएगी। फिर से सुनिएगा, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा, सीएम की नियुक्ति कौन करेगा? गवर्नर करेगा, और उसी मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्री की नियुक्ति की जाएगी। यानी अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल अपने मन से नहीं कर सकता, अन्य मंत्री वही बनेगा जिसको चीफ मिनिस्टर चाहेगा, पहली बात। दूसरी बात, मुख्यमंत्री कौन बनेगा? तो मुख्यमंत्री वो बनता है जो बहुमत दल का नेता होता है। आप जानते हैं कि संसदीय प्रणाली है, पार्लियामेंट्री सिस्टम, और पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो सबसे बड़ी पार्टी है बहुमत वाली, उसके सदस्य जिसे अपना नेता चुनते हैं उसे कहते हैं बहुमत दल का नेता। जैसे उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव से सरकार बनती है, लेजिस्लेटिव असेंबली के चुनाव से, और विधानसभा में 403 सीटें हैं। अब अलग अलग पार्टियां चुनाव लड़ी, उसमें एक पार्टी को मिल गई मान लो 300 सीट। अब जिसको 300 सीट मिल गई उसको क्या मिल गई? मेजोरिटी, यानी बहुमत। अब वो 300 लोग जो मेजोरिटी पार्टी वाले हैं, वो जिसे अपना नेता चुनेंगे उसे कहेंगे बहुमत दल का नेता, और बहुमत दल का नेता ही चीफ मिनिस्टर बनेगा। क्यों? उसी को चीफ मिनिस्टर क्यों अपॉइंट किया जाएगा गवर्नर के द्वारा? क्योंकि वही बहुमत दिखा सकता है, और जो बहुमत दिखा सकता है वही मुख्यमंत्री बनेगा। तो मुख्यमंत्री नियुक्त हो गया, अब मुख्यमंत्री जिसे जिसे कहेगा वो अन्य मंत्री बनेगा, ठीक है। तो यहां पर क्या लिखा है?
कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, गलत हो जाएगा। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करते हैं, बल्कि कौन करता है भाई, मुख्यमंत्री की नियुक्ति गवर्नर यानी राज्यपाल करता है। ठीक है, जो बहुमत दल का नेता होता है वो चीफ मिनिस्टर बनता है। ठीक। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल करते हैं, ये ठीक है। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल करते हैं, और अन्य मंत्रियों को राज्यपाल हटा भी सकते हैं मुख्यमंत्री की सलाह पर कभी भी। मंत्रियों का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता। मंत्री भी राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत ही पद धारण करते हैं। मंत्री तब तक हैं जब तक मुख्यमंत्री चाह रहा है। मुख्यमंत्री जब चाहेगा राज्यपाल को सलाह देगा, बर्खास्त हो जाएंगे। हालांकि वो खुद ही उनसे कह देता है कि जाओ यार, रिजाइन दे के निकल जाओ। और कुछ लोग होते हैं नहीं देते, हम नहीं दूंगा इस्तीफा, नहीं दूंगा तो बर्खास्त कर दे, बेइज्जती हो जाएगी, चले जाओ, है ना। तो ऐसे में किसी भी अन्य मंत्री को कभी भी हटाया जा सकता है मुख्यमंत्री की सलाह पर। अब आपके मन में एक प्रश्न बन रहा होगा कि क्या मुख्यमंत्री को भी कभी भी हटाया जा सकता है? तो मुख्यमंत्री को तभी हटाया जा सकता है जब उसके पास मेजॉरिटी नहीं है, बहुमत नहीं है, तभी हटाया जा सकता है। अगर उसके पास बहुमत है तो नहीं हटाया जा सकता। ये सब कहीं नहीं लिखा है, ये पार्लियामेंट्री कन्वेंशन है, ये संसदीय परंपरा है। ठीक है। मंत्री परिषद विधानसभा को सलाह देती नहीं भाई, मंत्री परिषद विधानसभा को सलाह नहीं देती। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किसको सलाह देती है? गवर्नर को सलाह देती है, राज्यपाल को सलाह देती है। शासन संबंधी कार्य इसके नाम पर किए जाते हैं और इसको सलाह मंत्री परिषद देती है। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? 2 ओनली। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे। तीनों सवाल आप समझ गए। देखिए, इससे रिलेटेड और मैं कुछ बातें आपको बता, जैसे मंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है, मंत्री अपना इस्तीफा राज्यपाल को देते हैं, मंत्री को शपथ राज्यपाल दिलाता है। राज्यों की बात हो रही है। मंत्री का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है। मंत्री को डायरेक्ट हटाया जा सकता है, अन्य मंत्री को हटाया जा सकता है, लेकिन मुख्यमंत्री को नहीं हटाया जा सकता जब तक उसके पास मेजॉरिटी है, जब तक उसके पास क्या है? बहुमत है। राज्यों में मंत्री कौन बनते हैं? या तो वो विधानसभा के सदस्य हों या तो वो विधान परिषद के सदस्य हों। लेकिन अगर कहीं के सदस्य नहीं है तो 6 महीने के अंदर कहीं ना कहीं की मेंबरशिप लेनी होती है, चाहे असेंबली चाहे काउंसिल। ठीक है, चलो, आई होप आपने इस सेशन को एंजॉय किया होगा। ये मैं हूँ, मेरा नाम विपुल त्रिपाठी है और ये मेरा है टेलीग्राम चैनल। PDF के लिए, क्लासेस के लिंक के लिए, किसी डाउट्स के लिए आप यहाँ पर स्कैन करके जुड़ सकते हैं। ये इंस्टाग्राम पेज है, यहाँ पर भी आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, और साथ साथ एक बात और ध्यान रखिएगा कि मंडे टू सैटरडे ऐसे ही, जैसे अभी मतलब प्रश्नों पर व्याख्या सहित चर्चा मैंने की, ऐसे ही प्रश्नों पर व्याख्या सहित चर्चा मंडे टू सैटरडे चलती है इसी चैनल पर शाम 7 बजे। ये मिशन 12 अक्टूबर के लिए है, यानी 12 अक्टूबर तक ये चर्चा आपको मिलेगी और इसमें हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, फैक्ट सीखते हैं, कॉन्सेप्ट सीखते हैं। तो इस चर्चा सत्र में आप लोग जरूर जुड़ा करिए। अगर आप लोग इस चर्चा सत्र में जुड़ेंगे, ठीक है, तो आपको बहुत लाभ होगा और ढेर सारे फैक्ट और कॉन्सेप्ट आप सीख पाएंगे। ठीक है, साथ ही साथ हमारे स्टडी IQ के प्लेटफॉर्म से जुड़ के आप तैयारी कैसे करें? तो देखो, तैयारी के लिए आपको क्या चाहिए? कंप्लीट GS चाहिए, कंप्लीट आंसर राइटिंग चाहिए, कंप्लीट MCQ चाहिए। ठीक है, तो जिस स्टेज पर आप हैं उस स्टेज पर आप ये डिसाइड करते हैं कि आपको तैयारी कैसे करनी है। जिस स्टेज पे आप हैं उसी स्टेज पे आप ये डिसाइड करते हैं कि भाई आपको कैसे तैयारी करनी है। मतलब जैसे आप बिगिनर हैं तो आपको पूरा पढ़ना है, आपने प्रीलिम पास कर लिया है, आपका प्रीलिम का डेटा कंटेंट तैयार है, तो आप जो है मेंस के लिए प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, और अगर प्री और मेंस दोनों की आपने पढ़ाई कर रखी है, आपको सिर्फ प्रैक्टिस चाहिए, तो ऐसे में आप प्रैक्टिस बैच में एनरोल करते हैं। तो इसके लिए अलग अलग टाइप के बैचेज हमारे यहाँ हैं। आपको करना है क्या है? आपको जाना है गूगल पर सर्च करना है स्टडी IQ, ये खुल जाएगा studyIQ.com। studyIQ.com पर जब आप जाएंगे तो आप जाइए स्टेट PCS पर। स्टेट PCS पर जाने के बाद आप जाइए उत्तर प्रदेश, क्योंकि आप यूपी की तैयारी कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा होगा यूपी। अब देखो अलग अलग बैचेज है। RO का फाउंडेशन बैच है, VEO का बैच है, जो कि VEO की वैकेंसी अपेक्षित है ना, तो VEO का भी बैच है, और आरंभ 10.0 ये कंप्लीट बैच है, प्रीलिम कम मेंस पूरा इंटरव्यू तक। और आरंभ एक ऐसा बैच है कि इसमें यदि आप इनरोल करते हैं और प्री पास करते हैं तो इसका पूरा पैसा वापस हो जाता है। अब यहाँ पर जो आपकी फी दिख रही होगी 22,999, अगर आप बाय नाउ पे क्लिक करेंगे और एक कूपन कोड लगाना होगा आपको, VL लाइव। क्या लगाना होगा भाई? VL लाइव। कूपन कोड लगाइए, ये VL लाइव। इसमें आपको मिल जाएगा मैक्सिमम डिस्काउंट। मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। ठीक है, और आप अपनी तैयारी को इस तरह से आगे बढ़ा सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, आगे बढ़िए और चयनित होकर देश के विकास का माध्यम बनिए। नमस्कार।